गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। इस सेशन में हम नेब्रासोंडाई के नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सॉइल साइंस से संबंधित है। तो इसमें जो टॉपिक दिया है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर रिलेटेड टू सॉइल साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। व्हाट डू यू मीन मैन्योर्स? मैन्योर से आप क्या समझते हैं? Manure supply plant nutrients in small quantity and provides organic matter in large quantity. Example: green manures, FYM, composts, etc. यानी जो मैन्योर्स जो होते हैं वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही कम मात्रा में प्लांट को प्रोवाइड कर पाते हैं। यानी कि जो जितने भी मैन्योर्स होते हैं या फिर जितने भी जो नेचुरल खादें होती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड सप्लाई कर पाती हैं। एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर इन लार्ज क्वांटिटी, और जो मैन्योर्स होते हैं यह ऑर्गेनिक मैटर की अधिक मात्रा को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि मैन्योर्स जो होते हैं वो पौधों को बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट का सप्लाई कर पाते हैं और अधिक मात्रा में यह ऑर्गेनिक मैटर को प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्लांट को। इसके एग्जांपल के तौर पे आपका ग्रीन मैन्योर्स आता है, FYM आता है, तीसरे नंबर पे कंपोस्ट आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कंपोस्ट दैट इज प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। यानी कि कंपोस्ट जो होता है वो अर्थवर्म की सहायता से तैयार किया जाता है, इसीलिए हम वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाइट सॉइल क्या होता है? इट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। यानी कि जो मानव का मलमूत्र होता है जो कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में पाया जाता है, उसी को हम नाइट सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रीन मैन्योर्स। डिस्कस अबाउट ग्रीन मैन्योर। ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल यूज्ड एज मैन्योर्स दैट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर्स। यानी वे हरे मटेरियल्स जो कि ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स यूज्ड एज मैन्योर्स, यानी जितने भी हरे और अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग जो होता है वो मैन्योर्स के रूप में किया जाता है, जिसे हम ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, यानी कि ग्रीन मैन्योर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपका इन सितु ग्रीन मैन्योरिंग होती है, दूसरे नंबर पे आपका एक्स सितु या फिर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग होती है। पहले नंबर पे आपका इन सितु ग्रीन मैन्योरिंग की किसे कहते हैं? तो ग्रोविंग ऑफ ग्रीन मैन्योर्स क्रॉप्स एंड डिकम्पोज्ड इन द सेम फील्ड। यानी कि जब हम हरे फसलों को यानी हरे खाद वाली फसलों को जब हम उगाते हैं और फिर उसी फील्ड में इसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो उसे ही इन सितु ग्रीन मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे हम इसके एग्जांपल के तौर पे सन हेम्प आता है जिसका साइंटिफिक नेम क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है। दूसरे नंबर पे ढांचा आता है जिसका साइंटिफिक नेम सेसबिनिया एक्यूलाटा होता है। लेकिन एक और होता है स्टेम न्यूट्यूलिंग ढांचा जिसका साइंटिफिक नेम सेसबिनिया रोस्ट्रेटा होता है। नेक्स्ट आपका क्लस्टर बीन एंड इसके बाद सेसबिनिया रोस्ट्रेटा आता है जिसे हम स्टेम न्यूट्यूलिंग ढैजा के नाम से जानते हैं। सेसबिनिया रोस्ट्रेटा इज ए स्टेम न्यूड्यूलिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप, यानी कि जो सेसबिनिया रोस्ट्रेटा होता है इसे हम स्टेम न्यूड्यूलिंग ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। विच इज ए नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पर माना जाता है? तो सेसबिनिया रोस्ट्रेटा का जो ओरिजिन प्लेस माना जाता है वो वेस्ट अफ्रीका माना जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है एक्स सितु या फिर इसी को हम ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। कलेक्टिंग ग्रीन लीफ ए लॉन्ग विथ ट्विंग्स, यानी कि पौधे के पत्तियों से यानी पौधे के ट्विंग्स से इस प्रकार के ग्रीन लीफ को जो है कलेक्ट किया जाता है। जैसे ग्लाइसिडिया हो गया, ग्लाइरिसिडिया हो गया, पिंगोमिया हो गया, नीम हो गया, महुआ, यानी कि महुआ हो गया, नीम हो गया, पिंगोमिया हो गया, ग्लाइरिसिडिया हो गया। इन सभी के ट्विंग के साथ जो भी ग्रीन लीफ कलेक्ट किए जाते हैं उसी को हम एक्स सितु या फिर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। फिर से एक्स सितु या फिर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग क्रॉप्स के अंतर्गत कलेक्टिंग ग्रीन लीफ अलॉन्ग विथ ट्विंग्स, यानी कि जब हम किसी हरी पत्तियों को कलेक्ट करते हैं ट्विंग के साथ, जैसे ग्लाइरिसिडिया हो गया, पिंगोमिया हो गया, नीम हो गया, महुआ हो गया, तो इस प्रकार के ग्रीन मैन्योरिंग को हम एक्स सितु ग्रीन मैन्योरिंग या फिर ग्रीन लीफ मैन्योरिंग के नाम से जानते हैं। अगला टेबल दिया है। नेक्स्ट टेबल इज रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट कंटेंट इन सम मैन्योर्स एंड केक्स, यानी कि कुछ खाद एवं केक्स में जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ प्रोडक्ट दिया है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन दिया है, तीसरे तरफ फास्फोरस और चौथे तरफ आपका पोटाश दिया है। FYM में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो इसके लिए ट्रिक है 0.525।
0.525 0.525 यानी 0.5% इसमें नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस होता है एंड 0.5% फिर आपका पोटास की मात्रा पाई जाती है। जबकि टाउन कंपोस्ट जो होता है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 1.5% पाई जाती है, फास्फोरस की मात्रा 0.4% पाई जाती है, फिर 1.4% तक इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। यानी कि 1.5 जो होता है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.5 आपका पोटास पाया जाता है, लेकिन 0.4% इसमें फास्फोरस, यानी कि वो टाउन कंपोस्ट में फास्फोरस की मात्रा कंपेयर टू कम होती है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है, जबकि फास्फोरस की मात्रा 1% होती है एंड पोटास की मात्रा 1.5% तक पाई जाती है। फिर से वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन 3% होता है, जस्ट इसका आधा पोटास होता है और 1% इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नाइट सॉइल जिसे हम ह्यूमन स्क्रेटा जो कि लिक्विड एंड सॉलिड दोनों फार्म में अवेलेबल रहता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 5.5% पाई जाती है और फास्फोरस 4% पाया जाता है एंड पोटास इसमें 2% पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जा रही है, कितना 5.5%, 4% इसमें फास्फोरस पाया जा रहा है, 2% इसमें पोटास पाया जा रहा है, यानी कि बहुत ही अधिक मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास उपलब्ध है। नेक्स्ट है ग्राउंड नट के केक में कितनी % नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ग्राउंड नट के केक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, कितना 7.3% पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा 1.5% पाई जाती है और वहीं 1.5% से कम जो होती है इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। जबकि सनफ्लावर के केक यानी कि साफ्लावर केक जो कि डिकॉर्टिकेटेड होता है, यानी कि छिलका रहित तो जो साफ्लावर का केक होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 7.9% होता है। फास्फोरस जो होता है आपका 2.2% होता है, पोटास इसमें 2% होता है, यानी कि नाइट्रोजन 7.9 यानी कि 8% के आसपास साफ्लावर केक के डिकॉर्टिकेटेड या छिलका रहित जो साफ्लावर का केक होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 8% पाई जाती है और फास्फोरस की मात्रा 2.2% तक पाई जाती है और वहीं पोटास की मात्रा भी इसमें 2% पाई जाती है, यानी कि 822। इसके लिए हम ट्रिक याद कर लेते हैं, 822। नेक्स्ट हेडिंग है फर्टिलाइजर्स। अगला हेडिंग है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर आर जनरली इनऑर्गेनिक इन नेचर एंड दे सप्लाई वन आर मोर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज प्रोपोर्शन, यानी कि बहुत ही अधिक प्रोपोर्शंस में जब आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी एक से अधिक आवश्यक प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई किए जाते हैं, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को ही फिर से फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, यानी कि फर्टिलाइजर का समानतः फर्टिलाइजर का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो आपका इनऑर्गेनिक नेचर होता है, यानी कि फर्टिलाइजर का ओरिजिन सामान्यतः इनऑर्गेनिक कंडीशंस के अंतर्गत होता है और ये एक या दो से अधिक प्लांट न्यूट्रिएंट यानी ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोवाइड करते हैं। फिर से फर्टिलाइजर आर जनरली इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, यानी कि फर्टिलाइजर का जो समानता ओरिजिन होता है वो इनऑर्गेनिक होता है। दे सप्लाई वन आर मोर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और ये फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों को प्रोवाइड करते हैं। कितने मात्रा में? तो लार्ज प्रोपोर्शन यानी कि अधिक अनुपात में, यानी कि बहुत अधिक अनुपात में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। अगला हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन के बारे में। पहले नंबर पे आता है स्टेट फर्टिलाइजर। पहले नंबर पे आपका स्टेट फर्टिलाइजर रहता है। पहले नंबर पे स्टेट फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर भी सप्लाई ओनली वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल यूरिया। मतलब ये फर्टिलाइजर जो केवल एक ही मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं या फिर सप्लाई कर पाते हैं तो उसी को हम स्टेट फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे यूरिया में कितना परसेंट? 46% केवल नाइट्रोजन ही पाया जाता है और यह मेजर होता है, मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है, मेजर या फिर माइक्रो मेजर और फिर माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है। दूसरे नंबर का फर्टिलाइजर है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर आता है फर्टिलाइजर विच सप्लाइज 2 और मोर ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे फर्टिलाइजर्स जो 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर पाते हैं प्लांट को, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत आते हैं। इसका एग्जाम्पल के तौर पर डीएपी होता है। डीएपी में कितना परसेंट? 18% नाइट्रोजन पाया जाता है एंड फास्फोरस की मात्रा इसमें 46% तक पाई जाती है। तो तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है मिक्स्ड फर्टिलाइजर। आर द प्रोडक्ट मेड बाय फिजिकल मिक्सिंग 2 और मोर फर्टिलाइजर्स, यानी 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर का जो फिक्सिंग 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइजर के फिजिकल मिक्सिंग के द्वारा जो भी प्रोडक्ट तैयार किया जाता है उसी को हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर में आपका NPK आता है। तो चौथे नंबर का फर्टिलाइजर है कंप्लीट फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हैविंग ऑल 3 प्राइमरी मेजर
प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे फर्टिलाइजर्स है जिसमें तीनों प्रकार के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स उपस्थित रहते हैं, तो उसी को हम कंप्लीट फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। इसका भी एग्जांपल आपका एनपीके होता है, मिक्स्ड फर्टिलाइजर एंड कंप्लीट फर्टिलाइजर, दोनों का एग्जांपल जो होता है वो एनपीके होता है, यानी कि दोनों का कंडीशन भी सेम हमें देखने को मिलता है। तीसरे नेक्स्ट है आपका लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? वह फर्टिलाइजर जिसमें 50% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा पाई जाती है, यानी कि वह फर्टिलाइजर्स जिसमें हैविंग लेस दैन 25% ऑफ द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वह फर्टिलाइजर्स जिसमें सभी प्रकार के प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 25% से कम ही मात्रा में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि सब तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स को जोड़ देते हैं, यानी कि इसमें जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट जैसे एनपीके की मात्रा 25% से कम पाई जाती है, तो उसी को हम लो एनालिसिस फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। जबकि हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर में क्या आता है? कंटेन मोर देन 25% ऑफ द टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब टोटल प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स 25% से अधिक मात्रा में पाया जाता है तो उसी को हम हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपका यूरिया आता है जो कि 25% से अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है? तो रिफर्स टू द गारंटीड एनालिसिस ऑफ इट्स प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि इस प्लांट न्यूट्रिएंट्स का जो एनालिसिस होता है वो पूरी तरह से गारंटीड होता है, इसी को हम फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से जानते हैं। फिर से फर्टिलाइजर ग्रेड इज रिफर्स टू द गारंटीड एनालिसिस ऑफ इट्स प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि फर्टिलाइजर ग्रेड जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट के गारंटीड एनालिसिस को ही हम फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द मिनिमम गारंटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि फर्टिलाइजर ग्रेड जो होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट की एक मिनिमम गारंटीड प्लांट न्यूट्रिएंट के कंटेंट की एक मिनिमम गारंटी होती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल एनपीके एग्जांपल, यानी कि उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास के टर्म में जो प्लांट न्यूट्रिएंट के कंटेंट की जो मिनिमम गारंटीड मात्रा होती है उसी को हम फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से जानते हैं। इसमें एनपीके का रेशियो कितना रखा जाता है? तो एनपीके का रेशियो जो था 19:19:19 ही रखा जाता है, यानी कि फर्टिलाइजर ग्रेड में जो एनपीके की मात्रा होती है वो एकदम फिक्स रहती है, यानी कि कम से कम इतनी मात्रा जो होती है उसमें फिक्स रहती है, इसीलिए इसे फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर रेशियो। फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है? तो रिफर टू द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एनपीके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास के रिलेटिव परसेंटेज को हम फर्टिलाइजर रेशियो के नाम से जानते हैं। फिर से नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास के रिलेटिव परसेंटेज को क्या कहा जाता है? तो फर्टिलाइजर रेशियो कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे ए रेशियो ऑफ 2:1:1 मीन्स 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एंड 40 किलोग्राम पोटास, यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि फर्टिलाइजर रेशियो में जैसे आपका फर्टिलाइजर क्या रेशियो का मतलब होता है, जैसे 2:1:1 का रेशियो है तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन डाला जाएगा, 40 किलोग्राम फास्फोरस डाला जाएगा और 40 किलोग्राम पोटास इसमें डाला जाएगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोस्कोपिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर के हाइग्रोस्कोपिक नेचर का क्रम क्या होता है? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट का सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का फर्टिलाइजर कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट में देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पे यूरिया में देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे अमोनियम सल्फेट में देखने को मिलता है, चौथे नंबर पे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे हम किसान खाद, ग्वार खाद, फिर वाइट खाद या फिर न्यूट्रल खाद के नाम से जानते हैं, इसमें देखने को मिलता है। फिर से ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ फर्टिलाइजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का आपका अमोनियम नाइट्रेट होता है, दूसरे नंबर पर यूरिया होता है, तीसरे नंबर पर आपका अमोनियम सल्फेट होता है और चौथे नंबर पर आपका कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट होता है। एसिडिक रेजिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि वो फर्टिलाइजर जो कि एसिडिक रेजिडुअल नेचर के पाए जाते हैं, तो इसमें आपका एनहाइड्रस अमोनिया आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक रेजिडुअल नेचर का कौन होता है? तो एनहाइड्रस अमोनिया होता है, जिसमें 82% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, तीसरे नंबर पर अमोनियम सल्फेट होता है, चौथे नंबर पे आपका यूरिया होता है, पांचवें नंबर पे अमोनियम नाइट्रेट होता है, जिसमें सबसे कम जो होती है वो एसिडिक रेजिडुअल नेचर पाया जाता है, यानी कि वो फर्टिलाइजर से जिसमें एसिडिक रेजिडुअल नेचर जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें आपका अमोनियम एनहाइड्रस अमोनिया आता है, दूसरे नंबर पर अमोनियम क्लोराइड आता है, तीसरे नंबर पर अमोनियम सल्फेट आता है, चौथे नंबर पर यूरिया आता है, पाँचवें नंबर पर अमोनियम नाइट्रेट आता है, जो कि अमोनियम नाइट्रेट में सबसे कम एसिडिक रेजिडुअल नेचर पाया जाता है। अगला हेडिंग क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्डर ऑफ बेसिक रेजिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी वे फर्टिलाइजर्स
वे यानी कि आर्डर ऑफ बेसिक रेजिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि बेसिक रेजिडुअल नेचर वाले फर्टिलाइजर का क्रम, यानी कि बेसिक रेजिडुअल नेचर वाले फर्टिलाइजर का क्रम। तो इसमें कैल्शियम साइनामाइड का जो बेसिक रेजिडुअल नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पर आपका सोडियम नाइट्रेट का बेसिक रेजिडुअल नेचर सबसे ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पर DCP, जिसे हम डाई कैल्शियम फास्फेट के नाम से जानते हैं, इसका होता है। फिर चौथे नंबर पर आपका कैल्शियम नाइट्रेट आता है, यानी कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम साइनामाइड का बेसिक रेजिडुअल नेचर होता है। फिर चौथे नंबर पर सबसे कम किसका होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का होता है। दूसरे नंबर पर सोडियम नाइट्रेट, तीसरे नंबर पर DCP एंड चौथे नंबर पर आपका कैल्शियम नाइट्रेट है। नेक्स्ट हेडिंग इज इक्वालेंट एसिडिटी या फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर की जो इक्वालेंट एसिडिटी होती है, यानी कि इक्वालेंट एसिडिटी या फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर्स की जो इक्वालेंट एसिडिटी होती है वो कितनी होती है। तो ये दिया है पहले नंबर पे एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस का कितना होता है, तो 148 मिली मेक पर 100 ग्राम, यानी कि एसिड इक्वालेंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर की जो एसिड इक्वालेंट रेशियो कितना होता है। तो इसका सीधा मतलब कि 100 किलोग्राम, यानी कि एक हेक्टेयर भूमि को सुधारने के लिए, यानी एक हेक्टेयर भूमि को सुधारने के लिए जितने एनहाइड्रस अमोनिया का मात्रा का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम एसिड इक्वालेंट रेशियो के नाम से जानते हैं। फिर से सेकेंड पॉइंट पे आपका अमोनियम क्लोराइड आता है। अमोनियम क्लोराइड का कितना एसिड इक्वालेंट रेशियो होता है, तो 128 होता है। तीसरे नंबर पे अमोनियम सल्फेट आता है, इसका 110 होता है। यूरिया का 84 होता है। DAP का 77 होता है। अमोनियम नाइट्रेट का 60 होता है, यानी कि एसिड इक्वालेंट रेशियो 148 किसका होता है, तो एनहाइड्रस अमोनिया का होता है। 128 अमोनियम क्लोराइड का होता है। 110 आपका अमोनियम सल्फेट का होता है। 84 यूरिया का होता है। 77 DAP का होता है। 60 आपका अमोनियम नाइट्रेट का होता है। सबसे कम अमोनियम नाइट्रेट का होता है, सबसे ज़्यादा एनहाइड्रस अमोनिया का होता है। नेक्स्ट इक्वालेंट बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि इक्वालेंट बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि वे फर्टिलाइजर जिसकी इक्वालेंट बेसिसिटी कितनी होती है। तो सोडियम नाइट्रेट का एसिड बेसिक इक्वालेंट रेशियो कितना होता है, तो 29 होता है, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट का 21 होता है। फिर से इक्वालेंट बेसिसिटी ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि वे फर्टिलाइजर जिसकी बेसिसिटी इक्वालेंट रेशियो कितना होता है, तो सोडियम नाइट्रेट का 29 होता है, जबकि कैल्शियम नाइट्रेट का 21 होता है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। अगला हेडिंग रिलेटेड टू नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में कहता है तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं वो पूरी तरह से नाइट्रोजन के ही स्रोत माने जाते हैं। इट इज एटमॉस्फेयर एंड इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स जो होते हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन के ही सोर्स माने जाते हैं। इज एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर से भी हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है। इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इमीडिएट एंड इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है नाइट्रोजन का वो आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि हमें एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन मिल जाता है और इसके बाद हमें तुरंत जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर से भी नाइट्रोजन जो होता है वो प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द स्टेट। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंजप्शन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यानी कि मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इन द स्टेट, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस का कंजप्शन होता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जिसे हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर प्रॉपर्टी, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर की जो प्रॉपर्टी होती है ये हाईली मोबाइल इन सॉइल्स, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल्स में बहुत ही ज़्यादा मोबाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुइटेबल फॉर टॉप ड्रेसिंग, यानी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो होता है वो टॉप ड्रेसिंग के लिए सर्वाधिक सुइटेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रेट फर्टिलाइजर आर बेसिक रेजिडुअल इन नेचर, यानी कि जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं वो बेसिक रेजिडुअल इन नेचर के होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉस इज हाई, यानी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जो लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन लॉस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जांपल ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंतर्गत कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल के तौर पे। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंतर्गत निम्नलिखित फर्टिलाइजर्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले नंबर पर आपका सोडियम नाइट्रेट आता है। सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% तक होती है और गुड फॉर एसिडिक सॉइल्स, यानी एसिडिक सॉइल्स के लिए सबसे अच्छा फर्टिलाइजर कौन सा होता है, तो सोडियम नाइट्रेट होता है, क्योंकि इसमें 16% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कैल्शियम नाइट्रेट होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% तक पाई जाती है, यानी कि
कैसो, यानी पहले कैल्शियम आता है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सोडियम आता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 15.5% पाई जाती है, जबकि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 16% तक पाई जाती है और एसिडिक सॉइल्स के लिए बेस्ट होता है। जबकि तीसरे नंबर का जो पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम KNO3 के नाम से जानते हैं, इसमें 13% नाइट्रोजन और 44% तक पोटास की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है, दूसरे नंबर का फर्टिलाइजर है अमोनिकल फर्टिलाइजर। अमोनिकल फर्टिलाइजर के प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो अमोनिकल फर्टिलाइजर का जो प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो लेस लीचिंग बट रेडली सोल्यूबल इन सॉइल्स, यानी कि इसकी लीचिंग जो होती है बहुत कम होती है, लेकिन धीरे धीरे यह सॉइल में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुइटेबल फॉर वाटर लॉर्ड सॉइल्स, यानी कि अमोनिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर लॉर्ड सॉइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सुइटेबल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक रेजिडुअल नेचर, यानी अमोनियम फर्टिलाइजर अमोनिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एसिडिक रेजिडुअल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइलाइजेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस मोर, यानी कि अमोनिकल फर्टिलाइजर्स में वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा एंड डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो लॉसेस होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स है अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, यानी अमोनिकल फर्टिलाइजर्स के उदाहरण। अमोनिकल फर्टिलाइजर के उदाहरण के तौर पर कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर के उदाहरण के तौर पर पहले नंबर पर आपका अमोनियम सल्फेट आता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH4SO4 होता है। इसमें 20.6% नाइट्रोजन मात्रा पाई जाती है, जबकि 24.5% तक सल्फर, यानी 20 से 24 होता है, यानी 20% इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, 24% तक इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। मोस्ट सूटेबल फॉर पैडी, टी, ग्राउंड नट एंड शुगर क्रैन, यानी कि इसके लिए ट्रिक है 4 आलू गधे होते हैं। 4 आलू गधे होते हैं, चाय, आलू, गधा, चाय, आलू, गन्ना और धान, इन चारों क्रॉप्स में जो होता है वो अमोनिकल फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कि अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर जो होता है, अमोनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर होता है वो चाय में, धान में, ग्राउंडनट में, शुगर केन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पे आपका अमोनियम क्लोराइड आता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH4Cl। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25.5% तक पाई जाती है। यानी कि अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 25.5% तक पाई जाती है, 25.5% तक पाई जाती है। फिर बेसिक एसिडिक रेजिडुअल, यानी कि इसके अंतर्गत आता है, तो यह बेइंग एसिडिक रेजिडुअल नेचर, इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन पैडी, यानी कि अमोनियम क्लोराइड का जो है सर्वाधिक रूप से केवल पैडी में यूज किया जाता है, जबकि अमोनियम सल्फेट का जो है चाय, आलू, गन्ना, धान में प्रयोग किया जाता है। लेकिन पैडी में मेनली जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 25.5% तक पाई जाती है और यह एसिडिक रेजिडुअल नेचर का होता है और विस्तृत रूप से इसका प्रयोग होता है वो पैडी के कल्टिवेशन में किया जाता है। तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है बाथ अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी कि वो फर्टिलाइजर जिसमें अमोनियम भी पाया जाता है और नाइट्रेट भी पाया जाता है। तो इसमें आपका पहले नंबर का फर्टिलाइजर है अमोनियम नाइट्रेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NH4+ आयन और NO3- आयंस। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 33% पाई जाती है, हाफ ऑफ अमोनियम फॉर्म एंड हाफ ऑफ नाइट्रेट, यानी अमोनियम नाइट्रेट में आधा भाग जो था वो अमोनियम फॉर्म में पाया जाता है, आधा जो था वो नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है हाईली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। फिर से अमोनियम नाइट्रेट जो था वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो बम विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, इसीलिए यह एक्सप्लोजिव या फिर विस्फोटक नेचर का होता है। कौन सा? अमोनियम नाइट्रेट। दूसरे नंबर का फर्टिलाइजर है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम कैन के नाम से जानते हैं, इसी को किसान खाद के नाम से जानते हैं, इसी को हम व्हाइट खाद के नाम से जानते हैं, इसी को गुआर खाद के नाम से जानते हैं, इसी को न्यूट्रल खाद के नाम से जाना जाता है। कॉमनली नोन एज किसान खाद, इसी को किसान खाद के नाम से जानते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 26% तक होती है, जबकि अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 25.5% तक होती है। अमोनियम क्लोराइड में 25.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जबकि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा 26% तक पाई जाती है और यह न्यूट्रल इन नेचर का होता है। नेक्स्ट है अगला चौथे नंबर का फर्टिलाइजर है अमाइड फर्टिलाइजर, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, यानी अमाइड फर्टिलाइजर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ऑर्गेनिक फार्म में अमाइड फर्टिलाइजर आता है, दूसरा आपका नॉन ऑर्गेनिक फार्म में आता है। तो ऑर्गेनिक फार्म में आपका यूरिया आता है, जिसका केमिकल फार्मूला NH2CO NH2, इसके खोज वोलर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किया था।
और इसमें जो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन इंडिया, भारत में सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है आपका यूरिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चीपेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया जो होता है वो नाइट्रोजन का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 46% तक पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 46% तक पाई जाती है। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक देयर फॉर प्रोड्यूस्ड इन ग्रेनुलर और पिलेट फॉर्म्स, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा, यानी यूरिया जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण इसका प्रोडक्शन जो होता है वो ग्रेनुलर या फिर पिलेट फॉर्म में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक इन रेजिडुअल, यानी कि यूरिया जो होता है वो एसिडिक रेजिडुअल नेचर का होता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ यूरिया फॉर सेवरल ईयर्स रिजल्ट रिप्लेस सॉइल पीएच, यानी कि लगातार यदि हम किसी फील्ड में यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि लगातार यदि किसी फील्ड में कई वर्षों तक यूरिया का एप्लीकेशन करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ का सॉइल पीएच होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नीम कोटेड यूरिया, डिस्कस अबाउट नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया का मतलब क्या होता है, बीइंग स्लो रिलीज प्रॉपर्टी इट इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, यानी कि नीम कोटेड यूरिया की जो रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत ही स्लो होती है, इसलिए इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, इसीलिए नाइट्रोजन की जो यूज इफिशियंसी होती है वो ज़्यादा होती है किसमें, नीम कोटेड यूरिया में। जबकि नॉर्मल यूरिया जो होता है उसकी जो रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि बहुत ही हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण उसको हम पिलेट या फिर ग्रेनुलर फॉर्म में बनाते हैं। जबकि नीम कोटेड यूरिया भी जो होता है वो इसकी जो रिलीजिंग प्रॉपर्टी होती है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए यह इसकी नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो सॉइल में होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे नंबर का जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, दूसरे नंबर पे जो अमाइड का इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है इसमें कैल्शियम साइनामाइड आता है, जिसमें 21% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइदर इम्पोर्टेड नॉर मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इसको न तो भारत में बनाया जाता है यानी इसको नाइदर इम्पॉर्टेंट और नॉर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी कि कैल्शियम साइनामाइड भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है और इसका मैन्युफैक्चर भी हमारे भारत में बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, एनालाइजिंग प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन इज, यानी कि उपलब्ध नाइट्रोजन की। अगला हेडिंग है एनालाइजिंग प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल नाइट्रोजन, यानी उपलब्ध नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशंस के लिए जो एनालाइजिंग प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, तो अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड होता है, यानी कि उपलब्ध नाइट्रोजन को निर्धारित करने के लिए एनालाइजिंग प्रोसेस के रूप में कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो अल्कलाइन परमैंगनेट मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अगला फर्टिलाइजर है, नेक्स्ट फर्टिलाइजर किसके, इनऑर्गेनिक फार्म के अंतर्गत आपका कैल्शियम साइनामाइड है। इसके बाद बायोयूरेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है, देख लेते हैं बायोयूरेट क्या होता है। तो बायोयूरेट, डिस्कस अबाउट बायोयूरेट। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यानी कि यूरिया का जब हम निर्माण करते हैं तो उस समय यदि यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसी के कारण बायोयूरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, यानी कि जब यूरिया का निर्माण होता है तो उस समय यदि यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में ही जुड़ जाते हैं तो इसके कारण ही बायोयूरेट का फॉर्मेशन होता है। बायोयूरेट टॉक्सिक इन प्लांट, यानी कि बायोयूरेट जो होते हैं वो प्लांट के लिए बहुत ही जहरीले होते हैं या फिर विषैले होते हैं। कंसंट्रेशन इन यूरिया शुड नॉट एक्सीड 1.5%, इसीलिए जो बायोयूरेट का कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेट इन यूरिया शुड नॉट बी एक्सीड 1.5%, इसीलिए यूरिया में कभी भी बायोयूरेट का कंसंट्रेशन जो है वो 1.5% से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यूरिया विल अप्लाइड एज फोलियर स्प्रे ऑन क्रॉप कैनोपी द बायोयूरेट कंसंट्रेशन शुड नॉट बी एक्सीड 0.25%, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर बहुत ही फसलों पर छाया होती है या फिर फसलों के ऊपर हम फोलियर स्प्रे के रूप में इसका अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशंस में बायोयूरेट का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो उस यूरिया में बायोयूरेट की मात्रा जो होती है 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत ही टॉक्सिक होते हैं ये बायोयूरेट। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन लॉसेस। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन लॉसेस, यानी कि जो नाइट्रोजन का लॉसेस होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। इसमें आपका 2 प्रकार होता है, एक तो वोलेटिलाइजेशन के द्वारा होता है, दूसरा आपका डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन का लॉसेस होता है, और तीसरे पे आपका लीचिंग लॉसेस होता है, यानी लीचिंग के द्वारा लॉसेस होता है। तीसरे नंबर पे लीचिंग के द्वारा लॉसेस होता है, दूसरे नंबर पे डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा लॉसेस होता है, एंड तीसरे नंबर पे किसके द्वारा लॉसेस होता है, तो वोलेटिलाइजेशन के द्वारा लॉसेस होता है किसका, तो नाइट्रोजन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर वोलेटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो वोलेटिलाइजेशन का मतलब होता है नॉन
बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया का जब नॉन बायोलॉजिकल लॉसेस के रूप में देखने को मिलता है तो उसी को हम वोलेटाइलाइजेशन के रूप में जानते हैं। फिर से नॉन बायोलॉजिकल लॉस ऑफ अमोनियम आयन, अमोनिया आयन, यानी कि अमोनिया आयन का बायोलॉजिकल रूप से जब लॉसेस होता है तो उसी को हम वोलेटाइलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू वोलेटाइलाइजेशन, व्हेन पीएच मोर देन 8, यानी कि जब पीएच वैल्यू 8 से अधिक होता है, नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया इन द अल्कलाइन मीडियम, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है जब पीएच 8 से अधिक होता है, यानी कि जब सॉइल का पीएच 8 से अधिक होता है तो उस समय जो अल्कलाइन मीडियम में अमोनिया के रूप में जो है नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है। फिर से सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जब सॉइल का पीएच 8 से अधिक होता है तो उस समय नाइट्रोजन का लॉस जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में अमोनिया के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वोलेटाइलाइजेशन इंक्रीज इन पुअर ड्रेनेज, एग्जाम्पल राइस फील्ड, यानी कि वोलेटाइलाइजेशन जो होता है वो पुअर ड्रेनेज को इंक्रीज करने में सहायक होता है, यानी कि वोलेटाइलाइजेशन इंक्रीज इन पुअर ड्रेनेज, यानी कि वोलेटाइलाइजेशन जो होता है वो पुअर ड्रेनेज में वृद्धि करता है, यानी कि वोलेटाइलाइजेशन जो होता है वो पुअर ड्रेनेज में वृद्धि करता है। जैसे राइस फील्ड, यानी राइस के फील्ड में वोलेटाइलाइजेशन जो होता है वो पुअर ड्रेनेज को इंक्रीज करता है। फिर से अगला हेडिंग है वोलेटाइलाइजेशन इंक्रीज इन पुअर ड्रेनेज, यानी कि खराब ड्रेनेज में वोलेटाइलाइजेशन इंक्रीज होता है, यानी कि जहाँ पर भी ड्रेनेज अच्छे से नहीं होता है वहाँ पर वोलेटाइलाइजेशन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे राइस के फील्ड में। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 60% ऑफ नाइट्रोजन लॉस इन इंडिया इज ड्यू टू वोलेटाइलाइजेशन, यानी कि भारत में लगभग 60% तक जो है नाइट्रोजन का लॉस जो होता है वो वोलेटाइलाइजेशन के कारण ही हो जाता है। हेंस इन अल्कली सॉइल्स द नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज रेज्ड एट लीस्ट बाई 15%, इसीलिए अल्काइन सॉइल्स में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन जो होता है वो बढ़ा के दिया जाता है कम से कम 25%। फिर से हेंस इन अल्कली सॉइल द नाइट्रोजन एप्लीकेशन इज रेज्ड एट लीस्ट बाई 25% तक, यानी कि अल्कलाइन सॉइल्स में नाइट्रोजन का एप्लीकेशन जो है वो 25% तक बढ़ाकर दिया जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, गैसियस लॉसेस ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, आर कैरिड आउट बाय द बाथ वोलेटाइलाइजेशन एंड डिनाइट्रिफिकेशन, यानी कि गैसियस नाइट्रोजन का जो अमोनिया गैस के रूप में लॉसेस होता है या फिर नाइट्रोजन का जो अमोनिया गैस के रूप में लॉसेस होता है, यह दोनों प्रकार के प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है, एक तो वोलेटाइलाइजेशन के द्वारा, दूसरा डिनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा। अब बात करते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, डिस्कस अबाउट डिनाइट्रिफिकेशन है। दूसरे नंबर पर जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो डिनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डिनाइट्रिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन आर लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म, फिर से फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन आर लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाय बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट आर नोन एज डिनाइट्रिफिकेशन। से सीधे सीधे कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के समय, या फिर लॉस ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के गैसियस फॉर्म के लॉस के समय किसके द्वारा, तो बायोलॉजिकल रिडक्शन, जो कि बायोलॉजिकल रिडक्शन होता है किसका, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, यानी कि जब नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन का बायोलॉजिकल तरीके से रिडक्शन होता है तो उसके द्वारा जो नाइट्रोजन का गैसियस फॉर्म में लॉस होता है या फिर नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है उसी को डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंतर्गत आपका स्यूडोमोनास आता है, बैसिलस आता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिनाइट्रिफिकेशन वोलेटाइलाइजेशन अकर रैपिड एट हायर पीच, यानी कि डिनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटाइलाइजेशन जो होता है वो ज़्यादातर कहाँ किस पीएच पर देखने को मिलता है, तो ज़्यादा पीएच पर यह देखने को मिलता है, यानी कि अधिक पीएच पर डिनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटाइलाइजेशन जो लॉसेस होता है, वोलेटाइलाइजेशन प्रक्रिया, यानी कि डिनाइट्रिफिकेशन एंड वोलेटाइलाइजेशन जो प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा पीएच पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन लॉस है लीचिंग लॉस के द्वारा। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन लॉस है लीचिंग लॉस। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लीचिंग लॉस, लीचिंग और ड्रेनेज लॉस मोस्टली अकर्ड इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर में सर्वाधिक रूप से जो होता है वो लीचिंग के द्वारा ही या फिर ड्रेनेज के द्वारा ही देखने को मिलता है। यानी कि लीचिंग लॉस किसके कारण होता है, तो लीचिंग और ड्रेनेज लॉस मोस्टली अकर्ड इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में सर्वाधिक रूप से, यानी कि फिर से लीचिंग लॉस क्या होता है, तो लीचिंग और ड्रेनेज लॉस मोस्टली अकर्ड इन नाइट्रेट फर्टिलाइजर, यानी कि लीचिंग लॉस सबसे ज़्यादा किस प्रकार के फर्टिलाइजर्स में देखने को मिलता है, तो लीचिंग या फिर ड्रेनेज लॉस जो होता है वो सर्वाधिक रूप से नाइट्रेट फर्टिलाइजर में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली अकर्ड इन ह्यूमिड एरिया, यानी कि लीचिंग लॉसेज या फिर जो ड्रेनेज लॉसेस होता है नाइट्रोजन का, यह सर्वाधिक रूप से ह्यूमिड एरिया या फिर जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहीं पर देखने को मिलता है।
नेक्स्ट फर्टिलाइजर है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, यानी अगला हेडिंग है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स। यानी नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, यानी इसका प्रयोग जो होता है वो नॉन नाइट्रेट फर्टिलाइजर में किया जाता है। इनहिबिटर्स डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी जो इनहिबिटर्स होते हैं या फिर जो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स जो होते हैं या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एक्टिविटी को पूरी तरह से डिक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें पहले नंबर पर थायूरिया आता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 36.8% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर एक्जामाइड आता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 31% पाई जाती है। तीसरे नंबर पे AMP आता है जिसका पूरा नाम होता है पायरीमिडीन्स, यानी कि AM का मतलब होता है पायरीमिडीन। और चौथे नंबर पे आपका एंसर्ब आता है जिसे हम नाइट्रोपायरिन के नाम से जानते हैं। लास्ट में आपका नीम का केक आता है। ये सभी जो होते हैं वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कार्य को, एक्टिविटी को जो होता है वो डिक्रीज कर देते हैं। नीम केक आता है, एंसर्ब आता है जिसे हम नाइट्रोपायरिन के नाम से जानते हैं, AM आता है जिसे पायरीमिडीन के नाम से जानते हैं, एक्जामाइड आता है जिसमें 31% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाता है, थायूरिया आता है जिसमें 36.8% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला हेडिंग है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, यानी कि वे कौन कौन से फर्टिलाइजर है जो कि जिसका रिलीजिंग पावर बहुत ही स्लो होता है, यानी कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर के अंतर्गत कौन कौन से फर्टिलाइजर आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स मोस्टली यूज्ड एज स्लो रिलीज ड्यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, यानी कि लीचिंग की प्रॉब्लम, यानी लीचिंग प्रॉब्लम से को कम करने के लिए, यानी लीचिंग प्रॉब्लम को कम करने के लिए फिर से नाइट्रेट फर्टिलाइजर मोस्टली यूज्ड एज स्लो रिलीज, यानी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर का सर्वाधिक रूप से प्रयोग जो होता है वो स्लो रिलीजिंग के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लीचिंग, यानी लीचिंग प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ऐसा किया जाता है। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, यानी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किस लिए किया जाता है, तो यह लीचिंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम स्लो रिलीज फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स आता है। यानी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स मोस्टली यूज्ड एज स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स ड्यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ब्लीचिंग, यानी कि नाइट्रेट फर्टिलाइजर का सर्वाधिक रूप से प्रयोग जो होता है वो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ब्लीचिंग प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इज रिड्यूस्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की सोलिबिलिटी होती है या किसके द्वारा किया जाता है, तो 2 प्रकार के कंपाउंड्स के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो द सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यानी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो सोलिबिलिटी होती है यह 2 प्रकार के कंपाउंड्स के द्वारा कम किया जाता है। पहले नंबर पे आपका क्या आता है, तो पहले नंबर का कंपाउंड होता है आपका सिंथेसाइजिंग कंपाउंड। पहले नंबर पे कौन सा कंपाउंड्स आता है, तो पहले नंबर पे आपका सिंथेसाइजिंग कंपाउंड आता है, दूसरे नंबर पे आपका कोटिंग बैरियर्स आता है। तो सिंथेसाइजिंग कंपाउंड्स में यूरिया फार्मेल्डिहाइड आता है या फिर यूरिया फार्म आता है जिसमें 38 से 42% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका आइसोब्यूटाइलाइडिन डायूरिया था जिसे हम IBDO के नाम से जानते हैं। इसमें 32.2% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। यानी कि यूरिया फार्मेल्डिहाइड या फिर यूरिया फार्म जिसमें 38 से 42% तक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, यह सिंथेसाइजिंग कंपाउंड के अंतर्गत आता है। जबकि IBDO भी आपका सिंथेसाइजिंग कंपाउंड के अंतर्गत आता है जिसका पूरा नाम आइसोब्यूटिलाइडिन डायूरिया होता है। आइसोब्यूटिलाइड आपका आइसो हो जाएगा, B से ब्यूटिलाइडिन हो जाएगा एंड D से डाई हो जाएगा, U से यूरिया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 32.2% तक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका CDU जिसे हम क्रोटोनिलिडीन डायूरिया, C से आपका क्रोटोनिलिडीन, फिर D से आपका डाई, U से यूरिया, यानी क्रोटोनिलिडीन डायूरिया जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 32.5% तक पाई जाती है। तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर कौन सा है, तो तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है कोटिंग बैरियर्स, यानी तीसरे नंबर का जो फर्टिलाइजर है, दूसरे नंबर का क्या है, तो हेडिंग देख लेते हैं पहले। तो दूसरे नंबर पे जो सिंथेसाइजिंग यानी कंपाउंड्स, यानी कि दूसरे नंबर का जो सिंथेसाइजिंग कंपाउंड है वो आपका कोटिंग बैरियर्स है। फिर से देख लेते हैं सिंथेसाइजिंग कंपाउंड, यानी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत 2 प्रकार के कंपाउंड प्रयोग किया जाता है। यानी कि स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत 2 प्रकार के फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका सिंथेसाइजिंग कंपाउंड्स आता है, दूसरे नंबर पे कोटिंग बैरियर्स आता है। तो पहले नंबर पे हम किसको कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले नंबर पे सिंथेसाइजिंग कंपाउंड को कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे नंबर के
कंपाउंड जो होता है। दूसरे नंबर पे आपका कोटिंग बैरियर्स आता है, दूसरे नंबर पे कोटिंग बैरियर्स आता है। इसमें क्या आता है, तो कोटिंग बैरियर्स में आपका सल्फर कोटेड यूरिया आता है। सल्फर कोटिंग बैरियर्स के अंतर्गत क्या आता है, तो कोटिंग बैरियर्स के अंतर्गत आपका सल्फर कोटेड यूरिया आता है। दूसरे नंबर पे नीम कोटेड यूरिया आता है। तीसरे नंबर पे मॉडिफाइड फार्म आर सुपर ग्रेन्यूल्स आता है। एंड 5वें नंबर पे आपका ग्रोमोर आता है। ग्रोमोर का मतलब होता है ट्रेड नेम ऑफ यूरिया एंड अमोनियम फास्फेट ग्रेड, यानी कि ग्रोमोर जो होता है किसका ट्रेड नेम होता है, तो ग्रोमोर जो ट्रेड नेम होता है यूरिया एंड अमोनियम फास्फेट के ग्रेड को हम क्या कहते हैं, तो यूरिया एंड अमोनियम फास्फेट ग्रेड के यूरिया एंड अमोनियम फास्फेट ग्रेड के नेम के ट्रेड को ही ग्रोमोर के नाम से जाना जाता है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है, फास्फोरस की मात्रा एंड पोटास की मात्रा 29 संबंधी 0 होती है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 29% और फास्फोरस की मात्रा 29%, लेकिन इसमें पोटास की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, 0 होती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है फास्फेटिक फर्टिलाइजर। डिस्कस अबाउट फास्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी दूसरे नंबर पे आपका फास्फेटिक फर्टिलाइजर रहता है। ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर 2 प्रकार के होते हैं, यानी फास्फेटिक फर्टिलाइजर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका वाटर सोल्यूबल होता है, दूसरे नंबर पे आपका साइट्रेट सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, तीसरे नंबर पे साइट्रेट एंड वाटर इनसोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी कि दोनों प्रकार का जो होता है वो इनसोल्यूबल होता है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर पे क्या आता है, तो पहले नंबर पे वाटर सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर। इसमें आपका SSP आता है, जिसमें सल्फर की मात्रा 16% होती है, कैल्शियम की मात्रा इसमें 19% होती है, सल्फर की मात्रा 12% होती है, और मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है 0.3% तक पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपका DSP आता है, इसमें केवल फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 32% तक। तीसरे नंबर पर TSP आता है, जिसमें 46 से 48% या फिर 16, 32, 48% तक इसमें फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट वाटर सोल्यूबल में आपका DAP आता है, जो कि कम्प्लेक्स ग्रुप में होता है। यानी DAP जो होता है वो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। DLP जो होता है उसमें कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, यानी कि वे फर्टिलाइजर्स जिसमें कम से कम 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसी को हम कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। इसमें DAP आता है, DAP में नाइट्रोजन की मात्रा 18% तक और फास्फोरस की मात्रा 46% तक पाई जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर है MAP, जिसे हम मोनोअमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। यह भी आपका वाटर सोल्यूबल होता है, इसमें 11% तक नाइट्रोजन और 48% तक फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोअमोनियम फास्फेट इज न्यू ग्रेड फास्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी कि मोनोअमोनियम फास्फेट जो होता है वो एक प्रकार का न्यू ग्रेड फास्फेटिक फर्टिलाइजर के रूप में निकाला गया है। तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर है साइट्रेट सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर। दूसरे नंबर का जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर है वो आपका साइट्रेट सोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी कि साइट्रेट में सोल्यूबल होने वाला फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। इसमें आपका DCP आता है, जिसे हम डाई कैल्शियम फास्फेट के नाम से जानते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो 33 से लेकर 40% तक होती है, यानी कि DCP में फास्फोरस की मात्रा 33 से लेकर 40% तक होती है। नेक्स्ट है बेसिक स्लैग। बेसिक स्लैग में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो 14 से 18% तक इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है। तीसरे नंबर का जो फर्टिलाइजर है वो आपका तीसरे नंबर का जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर वो आपका साइट्रेट एंड वाटर इनसोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, यानी कि तीसरे नंबर का जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर इसके अंतर्गत आपका साइट्रेट एंड वाटर इनसोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर है। वे फर्टिलाइजर जो ना तो साइट्रेट में ही घुलनशील होते हैं, ना तो वाटर में ही घुलनशील होते हैं, उसी को हम साइट्रेट एंड वाटर इनसोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत रॉक फास्फेट आता है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 20 से 40% तक पाई जाती है। इट इज यूज्ड फॉर एसिड सॉइल रिक्लेमेशन, यानी कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 20 से 40% तक फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है रोबोन मिल, यानी कि साइट्रेट एंड वाटर इनसोल्यूबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर में रॉक फास्फेट आता है, रोबोन मिल आता है एंड स्टीम्ड बोन मिल आता है। रोबोन मिल में फास्फोरस की मात्रा 20 से 25% तक पाई जाती है, यानी रोबोन मिल में, यानी कि राबोन मिल में जो फास्फोरस की मात्रा होती है 20 से 25% तक पाई जाती है, जबकि स्टीम्ड बोन मिल में फास्फोरस की मात्रा 20 से लेकर 30% तक पाई जाती है। अगला फर्टिलाइजर है बायोसुपर। नेक्स्ट फर्टिलाइजर इज बायोसुपर। डिस्कस अबाउट बायोसुपर। इट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का सर्वाधिक रूप से जो रूप होता है वो आपका बायोसुपर होता है। फिर से इट इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यानी कि बायोसुपर जो होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का एक रूप होता है, और इसका प्रयोग जो होता है वो मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया इट इज यूज्ड मोस्टली इन ऑस्ट्रेलिया। इसका प्रयोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। बायोसुपर इक्वल टू क्या होता है, रॉक फास्फेट प्लस सल्फर ऑक्सीडाइजिंग
बैक्टीरिया जिसे हम थायोबैसिलस के नाम से जानते हैं, यानी कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं तो थायोबैसिलस को जानते हैं। यानी कि बायोसुपर जो है 3 प्रकार के फर्टिलाइजर को मिलाकर बनाया गया है। एक तो आपका फास्फेट को मिलाकर बनाया गया है जिसमें 20 से 40% तक फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर सल्फर को मिलाकर बनाया गया है। तीसरे तरफ आपका सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो कि थायोबैसिलस होता है। इन तीनों को मिलाकर ही बायोसुपर का फॉर्मेशन किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग है कन्वर्जन फैक्टर फॉर फास्फोरस, यानी फास्फोरस के लिए कन्वर्जन फैक्टर कौन सा होता है तो फास्फोरस के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर होता है यदि परसेंटेज फास्फोरस यानी परसेंटेज जब परसेंटेज P2O5 इक्वल टू यानी इसका कन्वर्जन फैक्टर फॉर फास्फोरस, यानी फास्फोरस के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है तो परसेंटेज P2O5 इक्वल टू परसेंटेज P इंटू 2.29, यानी कि यहाँ जब ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पर भी ज़्यादा वैल्यू होगी। सीधे सीधे फार्मूला यही ट्रिक है, ये समझ लीजिए। यानी कि P2O5 ज़्यादा वैल्यू है तो यहाँ पर भी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी 2.29। जब यहाँ पर वैल्यू कम है, यहाँ की वैल्यू कम है, यानी फास्फोरस केवल P है तो यहाँ पर वैल्यू कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी तो लगभग 3 गुना कम हो जाएगी। कितनी 5 गुना कम हो जाएगी, 5 गुना वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 50 200 हाँ 5 गुना वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी 0.43 होता है, 0.43 होता है, 0.43 होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस एक्सट्रैक्टेड इन सॉइल बाय फॉलोइंग मेथड्स, फास्फोरस एक्सट्रैक्टेड इन सॉइल बाय फॉलोइंग मेथड्स, यानी कि फास्फोरस एक्सट्रैक्टेड इन सॉइल बाय फॉलोइंग मेथड, यानी निम्नलिखित मेथड के द्वारा सॉइल से फास्फोरस को अलग किया जाता है। जिसमें आपका पहले नंबर पे आपका ब्रे नंबर 1 फर्स्ट मेथड आता है। यह एसिडिक सॉइल्स में यूज किया जाता है जिसका pH वैल्यू 5.5 या फिर इससे कम होता है। दूसरे नंबर का मेथड है ओल्सन मेथड जिसमें 0.5 m सोडियम बाइकार्बोनेट एडजस्टेड किया जाता है। कैसे कितने pH पर तो 8.5 pH पर एंड यूज्ड फॉर अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल, यानी कि अल्कलाइन एसिडिक सॉइल्स के लिए तो ब्रे नंबर 1 फर्स्ट का प्रयोग करते हैं जिसका pH वैल्यू 5.5 से कम होता है। लेकिन जिस भी सॉइल का pH वैल्यू 8.5 से अधिक होता है उसमें हम अल्कलाइन यानी कि फिर से ओल्सन मेथड का प्रयोग जो होता है वो ओल्सन मेथड जो होता है 0.5 नॉर्मलिटी का सोडियम बाइकार्बोनेट प्रयोग करते हैं जिसके अंतर्गत 8.5 pH वैल्यू तक जो होता है ओल्सन मेथड का प्रयोग किया जाता है। एंड यूज्ड फॉर अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल्स, यानी कि ओल्सन मेथड का प्रयोग जो होता है वो अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल के लिए किया जाता है, जबकि एसिडिक सॉइल्स के लिए ब्रे नंबर 1 फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर का फर्टिलाइजर है पोटासिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट फर्टिलाइजर पोटासिक फर्टिलाइजर। डिस्कस अबाउट पोटासिक फर्टिलाइजर। द हाईएस्ट यूज ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर इन द स्टेट महाराष्ट्र, यानी कि पोटासिक फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा यूज किस राज्य में होता है तो पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में होता है। पोटासिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत आपका पोटेशियम क्लोराइड या फिर इसी को हम म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाम से जानते हैं। डिस्कस अबाउट KCl या म्यूरेट ऑफ पोटाश। इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट फर्टिलाइजर एमंग पोटासिक फर्टिलाइजर, यानी कि पोटासिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक कॉमन और सबसे सस्ता जो फर्टिलाइजर होता है वो आपका पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स हाईएस्ट पोटेशियम एमंग द ऑल पोटासिक फर्टिलाइजर, यानी सभी प्रकार के पोटासिक फर्टिलाइजर के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पोटास की मात्रा पाई जाती है। कितना तो 60% तक K2O पाया जाता है, ना कि नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो नोन एज म्यूरेट ऑफ पोटास और पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटास को जो है म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी कि इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स को हम म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड की मात्रा प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस फर्टिलाइजर इज सूटेबल फॉर एसिडिक एंड हैवी सॉइल्स बट नॉट फॉर अल्कलाइन सॉइल्स, यानी कि जो पोटेशियम क्लोराइड होता है या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास जो होता है या एसिडिक एंड हैवी सॉइल्स के लिए सूटेबल होता है, लेकिन अल्कलाइन सॉइल्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता है। Next point, it should not be used in sugarcane, sugar beet, tobacco, tomato and potato because in sugar crops accumulation of sugar is affected due to chloride ions present in the fertilizers, यानी कि इस प्रकार के यानी में पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास फर्टिलाइजर का प्रयोग जो होता है वो शुगर केन में नहीं किया जाता है। शुगर केन में नहीं करना चाहिए, शुगर बीट में नहीं करना चाहिए, टोबैको में नहीं करना चाहिए एंड टोमेटो में नहीं करना चाहिए एंड पोटैटो में नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसमें
बिकॉज इन शुगर क्रॉप्स यानी शुगर क्रॉप्स के अंतर्गत एक्यूमुलेशन ऑफ शुगर इज अफेक्टेड, जो एक शुगर का एक्यूमुलेशन यानी शुगर क्रॉप्स के अंतर्गत जो शुगर का एक्यूमुलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। किसके कारण? तो इसमें जो उपस्थित क्लोराइड आयंस होता है, क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण जो शुगर का एक्यूमुलेशन होता है शुगर क्रॉप्स में वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इन प्रेजेंट इन दिस फर्टिलाइजर यानी पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो क्लोराइड आयन की उपस्थिति के कारण जो शुगर का एक्यूमुलेशन होता है वो पूरी तरह से शुगर क्रॉप्स में प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हायर कंटेंट ऑफ क्लोराइड आयंस रिड्यूस बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको, यानी कि अगर हाईएस्ट कंटेंट ऑफ क्लोराइड इन आयंस यानी कि पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरेट पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड या फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश वाले फर्टिलाइजर्स में क्लोराइड की अधिक उपस्थिति के कारण जो टोबैको की बर्निंग क्वालिटी होती है यानी टोबैको की लीव्स की जो बर्निंग क्वालिटी होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। एंड इंटरफियर विथ स्टार्च कंटेंट इन सोलनेसियस क्रॉप, यानी जितने भी प्रकार के जो सोलनेसियस क्रॉप्स होते हैं उसमें स्टार्च के कंटेंट को भी यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस क्रॉप्स शुड बी यूज्ड पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट इंस्टेड पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि इस प्रकार की फसलों में यानी कि इन चारों फसलों में यानी शुगर केन हो गया, काटन हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, टोबैको हो गया, टोमेटो हो गया एंड पोटैटो, इन सभी प्रकार के फसलों में पोटेशियम क्लोराइड की अपेक्षा पोटेशियम क्लोराइड के अलावा पोटेशियम सल्फेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट जिसमें K2SO4 का मतलब होता है दूसरे नंबर का फर्टिलाइजर, यानी दूसरे नंबर का पोटासिक फर्टिलाइजर क्या है? तो दूसरे नंबर का पोटासिक फर्टिलाइजर है पोटेशियम सल्फेट, जिसका केमिकल फार्मूला K2SO4 होता है। कंटेंस 48% पोटास एंड 17.5% तक सल्फर, यानी पोटेशियम सल्फेट में पोटास की मात्रा 48% होती है एंड सल्फर की मात्रा जो होती है 17.5% तक होती है। तीसरे नंबर का फर्टिलाइजर पोटासिक फर्टिलाइजर पोटेशियम नाइट्रेट आर साल्ट पीटर और नाइटर, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट को हम पोटेशियम नाइट्रेट को हम साल्ट पीटर या फिर नाइटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो 44% तक। पोटेशियम नाइट्रेट में पोटास की मात्रा 44% तक होती है और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो 13% तक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम, यानी कि जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। फिर से पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। एंड नाइट्रोजन एंड मेनली यूज्ड फॉर फ्रूट ट्री टोबैको एंड वेजिटेबल्स। फिर से पोटेशियम नाइट्रेट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रोजन एंड मेनली यूज्ड फॉर फ्रूट ट्री टोबैको एंड वेजिटेबल्स, यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो पोटेशियम एंड नाइट्रोज का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का सर्वाधिक रूप से प्रयोग जो होता है वो सभी प्रकार के फ्रूट ट्री में करते हैं, टोबैको कल्टीवेशन में किया जाता है एंड वेजिटेबल की कल्टीवेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन वैल्यू ऑफ पोटेशियम, यानी पोटेशियम का जो कन्वर्जन वैल्यू होता है वो कौन सा होता है? तो परसेंटेज K इक्वल टू K2O इंटू 0.83, यानी सीधे इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा। यदि के की वैल्यू जो होती है वो कम है तो इधर भी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 0.83 हो जाएगा, जबकि इधर वैल्यू ज़्यादा है K2 परसेंटेज K2 इक्वल टू परसेंटेज K इंटू 1.20, यानी कि इधर वैल्यू ज़्यादा है, इधर वैल्यू 3 ठो है तो यहाँ पर भी वैल्यू बढ़ जाएगा 1.20। ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। अब इसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, थोड़ा सा उस ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं। यदि फास्फोरस की केवल वैल्यू निकालनी है, यानी फास्फोरस की वैल्यू निकालने के लिए यानी कि 0.43 को हम रख लेते हैं, 0.43 को रख लेते हैं। 0.43 में यदि हम 1 का गुणा करते हैं तो यह किसकी वैल्यू निकल आती है? तो यह केवल फास्फोरस परसेंटेज की वैल्यू निकल जाती है। और 0.43 में जब हम 2 का गुणा करते हैं तो यह केवल पोटेशियम की मात्रा निकल आती है। ठीक, 0.43 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो यह केवल पोटेशियम की मात्रा निकल आती है। अब वहीं 0.43 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो यह किसकी वैल्यू निकल आती है? तो K2O की मात्रा निकल आती है,
0.20, ठीक, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है तो 0.43 ही है, और इसकी वैल्यू क्या है तो 0.83 है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का गुणा करेंगे तो 1.20। अब वही बात करते हैं 0.43 में यदि हम 5 का गुणा कर देते हैं तो यह P2O की मात्रा निकल आती है, P2O5 की मात्रा निकल आती है, कितना तो 2.29 के आसपास आ जाएगा। यही फार्मूला है, बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। नेक्स्ट हेडिंग एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो किसे कहते हैं, द मेजर्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लेबाइल पोटेशियम इन द सॉइल, यानी सॉइल्स में जो लेबाइल पोटेशियम होता है इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने को ही हम एक्टिविटी रेशियो के नाम से जानते हैं। फिर से एक्टिविटी रेशियो किसे कहा जाता है, तो एक्टिविटी रेशियो का मतलब होता है मेजर्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लेबाइल पोटेशियम इन द सॉइल, यानी सॉइल्स में जो लेबाइल पोटेशियम की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो रेशियो प्रयोग में लाया जाता है उसी को हम एक्टिविटी रेशियो के नाम से जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंट्स के दैट इमीडिएटली अवेलेबल टू द क्रॉप रूट्स, यानी कि एक्टिविटी रेशियो जो होता है इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक्टिविटी रेशियो को के से व्यक्त किया जाता है जो कि क्रॉप रूट्स के इमीडिएटली, जो कि फसल के रूट्स को बहुत ही इमीडिएट तरीके से उपलब्ध हो जाता है। फिर से इट इज रिप्रेजेंट के दैट इमीडिएटली अवेलेबल टू क्रॉप रूट्स, यानी फसलों के रूट्स के लिए जो इमीडिएटली अवेलेबल होता है वो आपका के होता है, इसको हम एक्टिविटी रेशियो के नाम से जानते हैं। ARK इक्वल टू एक्टिविटी पोटेशियम आयन बटा के इन ब्रैकेट एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ट्रिपल आयन, यानी कि एक्टिविटी रेशियो बराबर क्या होता है, तो एक्टिविटी रेशियो बराबर एक्टिविटी ऑफ पोटेशियम आयन बटे में एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन, इसी के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम एंड सोडियम इज डिटरमाइंड बाई फ्लेम फोटोमीटर, यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो पोटेशियम एंड सोडियम का निर्धारण जो होता है वो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। फिर से पोटेशियम यानी ट्रिक क्या है इसके लिए, तो ट्रिक है नायक, यानी सोडियम हो गया और पोटेशियम का मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, तो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि पोटेशियम एंड सोडियम का मेजरमेंट जो होता है फिर निर्धारण जो होता है वो फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट। डिस्कस अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपका फेरस सल्फेट आता है। पहले पॉइंट पे क्या है, तो पहले पॉइंट पे आपका फेरस सल्फेट है। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर विच इज, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम नेक्स्ट सेशन में ले लेते हैं, बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा, तो इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।